गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि इस कोरोना के पीरियड में आप लोग सब ठीक होंगे। मैं असिस्टेंट कमिश्नर सचिन पवार आप लोगों का इस प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूं। और कल हम लोग बात कर रहे थे कि यूपीएससी में आप चीज़ों को पढ़ते तो बहुत हैं, लेकिन क्योंकि उस जब क्वेश्चन पेपर होता है तो उसको कैसे सोल्व करना है, इसके लिए आप परेशान होते हैं। सो आई हैव टेकन some initiative on this platform for those students they want to crack prelims examination in this year. So I will share with all of you my experience of UPSC on this platform. So now we will start next part of this last year question paper of UPSC. The question is that the Parliament of India can place a particular law in the ninth schedule of the Constitution of India. ठीक ही है कि भारत की संसद जो है कोई भी लॉ 9th शेड्यूल में ला सकती है। ठीक है, नहीं है, ये बात दूसरी बात है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि क्या कोई लॉ ला सकती है। हमें हमेशा ये सोचना है कि गवर्नमेंट हमेशा काम कैसे करती है, गवर्नमेंट की सोच क्या है, किस सोच से वो अपने वर्क को इम्प्लीमेंट कराती है। तो इन सब चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना है क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त। सेकेंड ऑप्शन है द वैलिडिटी ऑफ लॉ प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट, कि कोई भी कोर्ट उसे एग्जामिन नहीं कर सकती। एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट, और कोई भी जजमेंट इस पर नहीं बनाया जा सकता। आपको लग रहा होगा एकदम अनलॉजिकल बात है कि किसी भी शेड्यूल में पार्लियामेंट ऐसा कुछ रूल लाए कि उसे कभी भी एग्जामिन नहीं कर सकती, कि नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट, कि उस पर कोई भी डिसीजन, कोई भी निर्णय नहीं दे सकती। तो ऐसा संभव नहीं है, इसका मतलब दूसरा गलत है। लेकिन पहले की पॉसिबिलिटीज़ हैं कि द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस ए पर्टिकुलर लॉ। ठीक है, तो किसी में भी कुछ भी नियम, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को ये अधिकार है कि वो किसी में भी किसी भी स्केड्यूल में कोई भी नियम डाल सकती है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म मर्चेंट डिस्काउंट रेट समटाइम्स सीन इन न्यूज। मर्चेंट डिस्काउंट रेट, मर्चेंट जो बैंक और कस्टमर के बीच में एक कड़ी की तरह काम करते हैं, जैसे कि वीज़ा, मास्टर कार्ड, ये सब मर्चेंट है एक तरह के। अब आप ये बताइए कि अगर कोई डिस्काउंट रेट लगाया है तो क्या बैंक डेबिट कार्ड पे देना चाहेगा या क्रेडिट कार्ड पे देना चाहेगा? एक सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर हम किसी भी अकाउंट में तो पढ़ते हैं और तब समझते हैं कि द इनिशिएटिव गिवन बाय द बैंक टू ए मर्चेंट फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट्स थ्रू डेबिट कार्ड परटेनिंग टू दैट बैंक, मतलब ऐसा प्रोत्साहन है जो कि पेमेंट जो है अगर डेबिट कार्ड से वो जो है सामान लेना पसंद करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं मर्चेंट, तो बैंक द्वारा उन्हें दिया जाएगा। भाई उनका आप अकाउंट खोल लीजिए, उनके यहाँ डेबिट कार्ड तो यूं ही दे देते हैं। डेबिट कार्ड के लिए बहुत कोशिश थोड़ा ना करते हैं, क्रेडिट कार्ड होता तो शायद सोचते भी। तीसरा ऑप्शन है द चार्ज ऑफ द मर्चेंट बाय ए बैंक फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट्स फ्रॉम हिज कस्टमर थ्रू द बैंक्स डेबिट कार्ड। अब अपने कस्टमर को दे रहे हैं, भैया देना होता तो मर्चेंट को देते ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। ऐसा भी नहीं लगता। द अमाउंट पेड बाय द बैंक टू देयर कस्टमर व्हेन दे यूज डेबिट कार्ड फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन फॉर परचेजिंग गुड एंड सर्विसेज। ठीक है, बैंक यहाँ पर कुछ अमाउंट देते हैं अपने ग्राहकों को, लेकिन फिर वही डेबिट कार्ड। तो इसका मतलब तीनों स्टेटमेंट एकदम सिमिलर है। हमें दिख रहा है कि तीनों की तीनों तो ठीक नहीं हो सकती।
कोई एक ही ऑप्शन ठीक है, इसका मतलब वो ऑप्शन फोर्थ है। लेकिन क्या ऑप्शन फोर्थ कुछ लॉजिकल है कि कोई डिस्काउंट रेट दिया जा रहा है? क्या उसमें बहुत बड़ा कोई मतलब पॉजिटिविटी है? तो हम देख रहे हैं द इनिशिएटिव गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द मर्चेंट फॉर प्रमोटिंग डिजिटल पेमेंट्स, ये हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन में ही ऐसा है, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी आते रहेंगे एंड यू कैन जज टू योर सेल्फ क्या आई एम करेक्ट और नॉट। इट्स डिपेंड ऑन ऑल ऑफ यू, वट एवर यू थिंक। So next is what is the consequences a country becoming the member of the nuclear supply group? भाई हम लोगों ने सुना है कि इंडिया जो है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में आना चाहता है क्योंकि हमारी कुछ एनर्जी की चलिए ये सब एक्सप्लेनेशन तो आपको पता ही है कि एनर्जी रिक्वायरमेंट है, टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट है। कोई भी देश किसी भी ग्रुप में आना चाहेगा तो टेक्नोलॉजी की वजह से, इकोनॉमी की वजह से। तो देखते हैं ऑप्शन कि इट विल बी एक्सेस टू द लेटेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। भाई कोई भी देश किसी ग्रुप में आना चाहता है तो टेक्नोलॉजी या इकोनॉमिकली या स्ट्रेटेजिकली कोई बेनिफिट हो सकता है टेक्नोलॉजी का बेनिफिट हो भाई, और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का बेनिफिट हो मे बी, मतलब इसकी 90% चांस है कि ठीक हो। इट ऑटोमेटिकली बिकम्स ए मेंबर द ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन न्यूक्लियर वेपन्स, एनपीटी का ऑटोमेटिकली। क्या ऐसा हो सकता है कि आसियान के देश ऑटोमेटिकली बिम्स्टेक में आ जाए या सार्क वाले ऑटोमेटिकली जो है आसियान में हो जाएं? ऐसा नहीं हो सकता, ऑटोमेटिकली नहीं जा सकते। तो इसका मतलब दूसरा एकदम अनलॉजिकल है। पहला क्योंकि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने का है तो उसमें काफ़ी हद तक गवर्नमेंट की जो इंटेंशन होती है वो दिखती है, तो पहला सही है। अगला क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू इंडियाज डिसीजन, इंडिया ने एक निर्णय लिया है लेवी टू लेवी ए इक्वलाइजेशन टैक्स। इक्वलाइजेशन टैक्स पे लेवी नहीं लगाने का, लेवी भी एक तरह का टैक्स ही होता है और डायरेक्ट टैक्स होता है लेवी। लेवी ए इक्वलाइजेशन टैक्स ऑफ द 6% ऑन ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज जो ऑफर्ड करती हैं नॉन रेजिडेंट एंटिटीज़। जो भी नॉन रेजिडेंट एंटिटीज़ जैसे एनआरआई जो है, जो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज जो है जो देते हैं, उन पर एक 6% का एक टैक्स लगा रहे हैं। हम चाहते भी हैं कि भाई हमारा रेवेन्यू बढ़े। अब देख रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट आर करेक्ट और नॉट। मैं निश्चित मानता हूं कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये क्वेश्चन नहीं सुना होगा और वो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। लेकिन मेरा आपसे फिर से एक एडवाइस है, आई वॉन्ट टू गिव ए एडवाइस टू ऑल ऑफ यू कि फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन and read the statements which are given in that particular question. So please read the statements. It is introduced as a part of Income Tax Act. तो इनकम टैक्स एक्ट मतलब एक टैक्स है इक्वलाइजेशन टैक्स, दूसरा ही टैक्स है इनकम टैक्स। भाई जीएसटी बना नहीं दिया है इसे कि भाई सारे टैक्स मिला करके इसके अंदर आ गए हैं, इसका मतलब इनकम टैक्स अभी भी अलग से ले रहे हैं। तो क्या ये पॉसिबल है कि एक टैक्स दूसरे ही टैक्स के अंदर, जब गिफ्ट टैक्स के लिए अलग है एक्ट, वेल्थ टैक्स के लिए अलग एक्ट है, ठीक है, चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट्स का अलग एक्ट है, इनकम टैक्स एक अलग एक्ट है, तो इक्वलाइजेशन टैक्स अगर ले रहे हैं तो उसका भी कुछ ना कुछ अलग होगा। तो ऐसा संभव नहीं लगता। अगला, नॉन रेजिडेंट एंटिटीज that offered advertisement services in India as claim a tax credit in their home country, कि अपने देश में ही वे एनआरआईज जो हैं इस तरह की एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं वो क्लेम कर सकते हैं टैक्स क्रेडिट का अंडर द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। सबसे पहले तो समझने की ज़रूरत है कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता क्या है। ये टैक्स हेवन के लिए किया जाता है, एक स्पेशल ट्रीटमेंट है। एनआरआईज के लिए हो सकता है क्योंकि भाई वो जहाँ रह रहा है वहाँ वो टैक्स दे सकता है, और इंडिया में भी जैसे कि वो सर्विस प्रोवाइड करने में भी हो सकता है इंडिया में उस पर टैक्स लगे, वहाँ पर भी टैक्स लगे, हाउस की प्रॉपर्टी पे भी टैक्स लगे, यहाँ पर वो जो फिक्स
डिपॉजिट करता है उस पर भी टैक्स लगे, या यहाँ से कोई सैलरी रिसीव कर रहा है तब भी उस पर हो सकता है कोई टैक्स लग जाए। लेकिन इम्पोर्टेंट हमें ये देखना है कि क्या क्या ऐसी कौन सा वर्ड है, कौन सी बात है जो हमको परेशान कर सकती है। इसमें 3 बड़े वर्ड हैं, NRI, टैक्स क्रेडिट इन देयर होम कंट्री। क्या ऐसा हो सकता है कि हम GST का टैक्स लेने अमेरिका जाएं? बट टैक्स क्रेडिट लेंगे तो उसी कंट्री में लेंगे ना जहां अपनी रेजिडेंस है। और भाई इंडिया क्यों ऐसा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट करें? हम तो खुद जो जितने भी इस तरह के एग्रीमेंट करने की कोशिश करते हैं ताकि भाई हमारे साथ जो है हमारे जो है रेवेन्यू में मतलब जो है इंक्रीमेंट हो। तो आप सोचिए कि इन देयर होम कंट्री मतलब एक एक्स्ट्रा वर्ड क्यों जोड़ा। यूपीएससी की एक खासियत है, वो कभी रटी हुई चीज़ों पर नहीं जाता, वो चाहता है कि आप पीटी क्वालिफाई करें, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि क्या कोई ऐसा वर्ड है जिस वर्ड को कैच करने के बाद हम पहुंच सकते हैं, वी कैन रीच टू द सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये भी गलत है, और एक टैक्स के अंदर टैक्स नहीं हो सकता, इसका मतलब दोनों ही ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बजट मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी रिपोर्ट हैज रिकमेंडेड ए डेब्ट टू जीडीपी रेशियो ऑफ 60% फॉर द जनरल गवर्नमेंट बाय 2023। भाई एकदम जो है मतलब याद वाली बात है, कुछ कहा नहीं जा सकता, हमने पढ़ा नहीं है, पढ़ा है तो एकदम सही है, जानकारी है, नहीं है तो नहीं है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डोमेस्टिक लाइबिलिटीज ऑफ 20% ऑफ GDP एज कंपेयर टू दैट ऑफ 49% ऑफ द GDP ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की डोमेस्टिक लाइबिलिटीज केवल 21% और स्टेट गवर्नमेंट की 49%, जबकि स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें मतलब खुद से भी नहीं लाइबिलिटीज ले सकती। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट पे नहीं होगा, लेकिन ये लॉजिकल नहीं लग रहा कि भाई स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा लाइबिलिटीज लेती है और वो उतने कम परसेंट लाइबिलिटीज ले रही है, और स्टेट गवर्नमेंट इतने ज़्यादा परसेंट लाइबिलिटीज ले रही है। यहाँ तक कि सेंट्रल ही जो है डिप्यूट करता है, मतलब जो रेवेन्यू का ट्रांसफ़र होता है वो भी सेंट्रल टू स्टेट ही होता है। तो दूसरा लॉजिकल नहीं लग रहा है। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज़ मैंडेटरी फॉर द स्टेट थर्ड ऑफ टू टेक द सेंट्रल गवर्नमेंट कंसेंट फॉर रेजिंग एनी लोन इफ द फॉर्मर ऑव्स एनी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज टू द लेटर। ये कहना ये चाह रहा है कि भाई अगर आपने सेंटर से कोई लाइबिलिटीज़ ली हुई है तो जब तक उससे नहीं पूछेंगे तब तक वो कोई अन्य लाइबिलिटीज़ नहीं ले सकते। बहुत लॉजिक सी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लॉजिकली बात लिखी होगी। अगर आपने किसी और से उधार ले रखा है और आप किसी दूसरे से उधार लेने की सोच रहे हैं तो पहले उस आदमी से तो पता कर लीजिए, क्योंकि जब आपने उसका तो उतारा नहीं है, उसकी तो लाइबिलिटी उतारी नहीं है अभी। तो तीसरा लॉजिकल लगता है। तो इसका मतलब है दूसरा नहीं है, तो दूसरा हटाते ही बी और डी गायब, तो सी ऑप्शन बचेगा। नेक्स्ट इज द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड एडिबल ऑयल्स इज मोर देन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ द एडिबल ऑयल इन द लास्ट 5 years। भाई हो सकता है कि हम इतना जो है उत्पादन ना कर रहे हो, घरेलू उत्पादन, जितना कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं एडिबल ऑयल बाहर से। हो सकता है ऐसा हो सकता हो, लेकिन पिछले 5 साल में नहीं है या नहीं है इसकी थोड़ी हमें नॉलेज कम है। द सेकेंड स्टेटमेंट इज द गवर्नमेंट डज नॉट इम्पोज एनी कस्टम ड्यूटी ऑन ऑल द इम्पोर्टेड एडिबल ऑयल। भाई हम अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं, ऐसा हो सकता है कि जितने भी हम एडिबल ऑयल हैं इंपोर्ट कर रहे हों उन पर कोई भी कस्टम ड्यूटी ना लगाएं। इतनी भी एडिबल ऑयल कोई मतलब इतना भी वो नहीं है कि हर गरीब को जो है इससे मतलब जो है गवर्नमेंट की सोच क्या है कि वो जो है नीचे तक डिसेंट्रलाइजेशन की, तो इतना भी जरूरी नहीं है कि इसमें इतनी ज़रूरत है। इसका मतलब दूसरा गलत है, तो पहला स्टेटमेंट ठीक हो सकता है। ही रोट बायोग्राफी ऑफ मैजिनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी, श्री कृष्णा स्टेड इन अमेरिका फॉर सम टाइम्स एंड वाज इलेक्टेड टू द सेंट्रल असेंबली। ही वाज, देखिए जो मैजिनी जो किताबें हैं आप उनसे एक लॉजिक सोच सकते हैं कि मैजिनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी, इन सब का
इन सब की सोच क्या थी? क्या ये एग्रेसिव थे? तो अगर ये एग्रेसिव थे तो क्या मोतीलाल नेहरू ऐसी बुक लिखेंगे, मैजेनी, गैरिबाल्डी जैसी, जो खुद एक उदारवादी थे? तो एग्रेशन नहीं दिखेगा। इसका मतलब एग्रेशन दिखेगा लाल पाल बाल में। अरविंद घोष क्या सेंट्रल असेंबली तक गए थे? दूसरा स्टेटमेंट चेक कर लीजिए, गलत। तो ये है, दो ऑप्शन है, बिपिन चंद्र पाल और लाल लाजपत राय। आप दो एलिमिनेट कर चुके हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैजेनी, गैरिबाल्डी, ये सब इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो अब आप बिपिन और बी और सी में से किसी एक को चुन सकते हैं। दूसरी बात ये भी है कि बिपिन चंद्र पाल 1920 तक ही जो है, जब नॉन जो है 1920 में जो मूवमेंट हुआ था, तो उसी में ही जो है बिपिन चंद्र पाल ने रिज़ाइन दे दिया था कांग्रेस से। तो जब कांग्रेस से रिज़ाइन दे दिया है तो वो इलेक्ट तो नहीं होंगे सेंट्रल असेंबली में, क्योंकि बिना कांग्रेस के समर्थन के तो नहीं बनेगा। कुल मिलाकर के हम बी और सी में से एक को सिलेक्ट कर सकते हैं, और सी जो है क्योंकि सेंट्रल असेंबली की बात है तो इसलिए ज़्यादा सही दिखता है। धन्यवाद।